तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। ऋषि सुनक ने टोरी लीडरशिप चुनाव में पेनी मोरडॉन्ट को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। लेकिन ऋषि सुनक भले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं, लेकिन उनसे अल्पसंख्यक वर्ग से आने पर हिंदुस्तान में सियासत भी जारी है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और शशि थरूर के ट्वीट के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी पूछा कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक वर्ग से पीएम बनने पर भारत में खुशी का माहौल है, लेकिन हम यहां एनआरसी और सीएए जैसे भेदभाव वाले कानून ला रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी का यह कहना है कि ऐसे नेताओं को एपीजे अब्दुल कलाम याद नहीं आते। बतौर पीएम मनमोहन सिंह के 10 साल का कार्यकाल याद नहीं आता है क्या? तो सवाल वही है कि सुनक के बहाने भारत में मुस्लिम पीएम का राज क्यों? ब्रिटेन में ऋषिराज, भारत में बंटवारा पॉलिटिक्स क्यों? आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ऋषि सुनक पर अल्पसंख्यक युद्ध। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले। मैं तो बोला हूं ये बात। महबूबा थरूर के ट्वीट पर गरमाई सियासत। वहां सुनक की ताजपोशी, यहाँ माइनॉरिटी कार्ड। तो उनको बिना मांगी हमारी सलाह है कि वो जिन अलगाववादियों, आतंकवादियों के कंधों पर बंदूक रख करके ख़ानदानी सियासत, पानदानी विरासत के रास्ते से जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करती रहीं, तबाह करती रहीं, उसके प्रति वो अपने आत्मचिंतन करें। ऋषि सुनक पर विपक्ष को क्यों ऐतराज? कि आप तो सिवाय हिंदू मुसलमान के कोई काम ही नहीं कर रहे इस देश के अंदर। अगर आप सबको जोड़ने की राजनीति करते तो ये सवाल नहीं उठता। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाते हैं और यही आपकी राजनीति। आज कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर थरूर, पी चिदंबरम जी जैसे लोग कह रहे हैं कि क्या कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है? क्या वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भूल चुके हैं और वो उनके माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से नहीं, मेरिट की स्टेटस की वजह से वहां पर बैठने का काम उन्होंने किया है? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोहम्मद अदनान मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और साथ ही साथ पीडीपी समर्थक भी हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ दीपक विज जुड़ेंगे, जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोहम्मद अदनान, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। भारत का लोकतंत्र कैसे चलेगा, यह हमें ब्रिटेन से सीखना पड़ेगा क्या सर? ब्रिटेन से सीखना नहीं पड़ेगा, मगर जब हम एक कंट्री में अब देखते हैं कि हमारा इंडियन ओरिजिन का एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है और जिस मुल्क ने हमारे ऊपर 200 साल से राज किया है, तो हम देखते हैं कि एक मेरिट के बेस पे एक मिनॉरिटी कम्युनिटी के आदमी को इन्होंने कंट्री के सर्वश्रेष्ठ पद पे इनको रखा। 2015 में ऋषि सुनक जो थे, ये फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे वहां के। 2020 में ये वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने और वहां के बड़े पॉपुलर फाइनेंस मिनिस्टर बने, क्योंकि कोविड में इन्होंने बड़ी सब्सिडीज दी इंडस्ट्रीज को और वो जो लोकल वहां के लोग हैं, और बड़ी अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया। और 2022 में हारने के बावजूद भी 45 डेज के अंदर लिस्ट ट्रस्ट जो है उसको इस्तीफा देने पे मजबूर हो गया, क्योंकि वो उसकी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाई। यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ बात महबूबा के, अगर आप मुफ्ती के, अगर आप उसके ट्वीट को अगर आप देखोगे तो वो ट्वीट पे साफ लिखा हुआ है कि प्राउड मोमेंट दैट यूके विल हैव इट्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम व्हाइल ऑल ऑफ द इंडियन राइटली सेलिब्रेट्स UK has accepted an ethnic minority member as its PM. We are still shackling by decisive and discriminating laws like NRC and CAA. हम NRC और CAA को लेके बैठे हुए हैं। ठीक है। और ब्रिटेन जो है वहाँ ऑन मेरिट के बेस पे आगे आपकी बात, और आपकी बातों से एक सवाल है लेके कि ऋषि सुनक को मेरिट के ग्राउंड पर चुना गया है, माइनॉरिटी के ग्राउंड पर चुना गया है। आपने मेरिट और माइनॉरिटी दोनों को मिक्स कर दिया। उन्होंने मेरिट के उनको उस पे लिया गया है कि ब्रिटेन जो है ये इस बेस पे, मिनॉरिटी बेस पे नहीं मानते, मेरिट। फिर माइनॉरिटी की बात कहां से आ गई सर? अगर मेरिट के बेस पर लिया गया है तो माइनॉरिटी की बात कहां से आ गई?
इन्होंने यहाँ पर कहा कि हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वहां पर उसको भी अपॉर्चुनिटी दी गई। ठीक है, मगर हम लोग किन बातों पे अटके हुए हैं? हम लोग एनआरसी और इस पर भी सर मेरा काउंटर क्वेश्चन अटके हुए हैं। इस पर भी मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे। जब इन बातों का जिक्र कर रही थी तब वो डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम भूल गई क्या? तब वो फखरुद्दीन अली अहमद का नाम भूल गई क्या? ज्ञानी जैल सिंह का नाम भूल गई क्या? कलाम साहब का नाम भूल गई क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भूल गई क्या? मेरिट के आधार पर ही तो ये लोग सर सर्वोच्च पद पर पहुंचे ना। उनके पिताजी भी खुद होम मिनिस्टर रहे थे इस हमारे मुल्क के। बिल्कुल। तो मगर मसला ये है कि जो एनआरसी और इन्होंने सीए को मसला किया कि हम आज की दौर में हम एनआरसी और सीए में अटके हुए हैं। इस डिस्क्रिमिनेशन जो इस तरह के कानूनों में हम अटक रहे हैं और इन कानूनों में हम लोग फंसे हुए हैं। इन्होंने उस चीज की बात नहीं की है कि आपके मुल्क में आपको कुछ मिल नहीं रहा है। हम कह रहे हैं कि इस तरह के कानून आ रहे हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप नादान बन रहे हैं या तो नादान समझ रहे हैं। अब ऋषि सुनक का जिक्र करते हुए सीए और एनआरसी की बात की जाएगी तो ये तुलनात्मक बातचीत तो यह है। एसएन सिंह साहब, क्या हम लोग सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं? आप सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जो बात मैं कहना चाहती हूं? सभी लोग, अमित जी इनको शांत करिए। देखिए अमित जी, सभी लोग सही तरीके से इसको समझ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि गर्व है, आज भारतीयों को गर्व है। एक व्यक्ति हाथ में कलावा बांधता है और जब शपथ लेने जाता है तो गीता की शपथ लेता और कहता है कि हमारी सोच, हम भारत के रहने वाले हैं। बेशक हम इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हम भारत का सम्मान करते हैं। अमित जी, ऐसी कोई बात करता है तो निश्चित तौर पे वो भारत के ध्वज को और ऊपर उठाने का कार्य करता है और उस पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं 3 लोगों को अमित जी इसमें दर्द हुआ है। एक पाकिस्तान को दर्द हो रहा है और दूसरा महबूबा मुफ्ती को दर्द हो रहा है और तीसरा दर्द हो रहा है कांग्रेस को, क्योंकि ये तीनों लोग धर्म के चश्मे से देखते हैं कि वो हिंदू हैं। अरे भाई, 7-6 और देशों में तमाम भारत मूल के लोग वहां पे बने और भारत के लोग खुश हैं इससे कि भारत जो 250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, भारतीय मूल का कोई आज वहां पे है। और मैं तो कहता हूं महबूबा जी, आपसे पूछा जाए कि आप वहां पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको आपने, उनकी आवाज कब बनी? आप तो आतंकवादियों का आवाज बनती हैं और जो हमारे दुश्मन देश हैं उनसे कहते हैं कि पहले आप पाकिस्तान से बात कर लीजिए। 370 पे आपने ये कहा कि 370 जब समाप्त हो जाएगा देश में खून की नदियां बह जाएंगी। वही तो हम बता रहे हैं कि देश संविधान से चल रहा है और देश में एक कानून है और कानून और संविधान ने सबको सम्मान देने का कार्य किया। आपने दिखाया अपने चैनल के माध्यम से और तमाम वरिष्ठों ने भी बताया। आदरणीय मनमोहन सिंह साहब माइनॉरिटी से 10 साल तक रहे, फखरुद्दीन अहमद साहब रहे हैं, एपीजे कलाम साहब रहे हैं। तो भारत का संविधान तो सर्वश्रेष्ठ संविधान है, दुनिया में माना जाने वाला संविधान है। चूंकि आपको हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है और जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं उनसे मोहब्बत है, इस नाते आपकी बात निकली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करते आपने क्या कहा? सीए और एनआरसी। अरे एक ही चीज को तो कहा जा रहा है कि यह देश संविधान से चल रहा है, इस संविधान के नाते ही। ठीक है, मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अदनान मलिक, अगर आप जवाब देना चाहें एसएन सिंह ने जिन बातों का जिक्र किया वो भी, और साथ ही मेरा सवाल यह भी है जो बीजेपी की तरफ से पूछा गया कि अगर आप ये उम्मीद और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के पद पर कोई अल्पसंख्यक क्यों नहीं, तो फिर सवाल यह है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई अल्पसंख्यक सीएम क्यों नहीं? क्या आने वाले दिनों में हमें वो देखने को मिलेगा क्या? ये यहाँ तभी मैंने ये ट्विटर पढ़ा, ट्विटर का आपको पूरा पढ़ के सुनाया था ताकि इसको मिस इंटरप्रिटेशन नहीं की जाए। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि भारत को लेके यहाँ कोई क्यों नहीं, इसको इंटरप्रेट करें आप पूरे ट्विटर को, इसको जिसका पूरा लिखा हुआ है, इसमें कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि प्राउड मूवमेंट, पहले वो तो प्राउड कर रही है, इसको लिखा हुआ प्राउड मूवमेंट है, यूके विल हैव इट्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम, वो प्राउड कर रही है इस बात को। आप इसको पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। अरे तो मैं कह रहा हूं कि जब इस बात का जिक्र करते हुए सीए और एनआरसी का जिक्र कर रही हैं तो साथ ये भी लिखना चाहिए ना कि बताइए ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक वर्ग से प्रधानमंत्री पद पर बैठ गया, हम आज तक जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का ये काम है, जहां भी उसको लॉज की त्रुटियां मिलेंगी, त्रुटियां मिलेंगी, कानून के अंदर त्रुटियां मिलेंगी, वो उसको हाईलाइट करेंगे। दैट्स द जॉब ऑफ द अपोजिशन। आप क्या मतलब हर गवर्नमेंट की क्या हर चीज को आप वो लेके चलेंगे कि सही चल रही है क्या?
क्या आप उसको क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे? क्या एनआरसी और सीए को हिंदुस्तान के बड़े से बड़े क्या कहते हैं इसका अमित जी सवाल किस किस पे उठाएंगे? सवाल आप संविधान पे उठाएंगे, आलोचना आप राष्ट्रपति की करेंगे, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे, यही सब सवाल उठाने का की जगह है क्या आपको? एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का काम है, जो त्रुटियां उसको गवर्नमेंट के कानूनों में मिलेंगी, गवर्नमेंट की फंक्शन में मिलेंगी, उसको वो हाईलाइट करेंगे। जॉब ऑफ द नहीं, आप सवाल उठाइए, लेकिन सवाल ऐसा मत उठाइए ना जिसपे आप बवाल मचाने के लिए सवाल उठाएंगे। जो सवाल हमारे दुश्मन देश करते हैं वो सवाल आप उठाते हैं। अब जब आतंकवादियों की गोली से कोई मारा जाता है तो आप कहते हैं कि सेना के जवान से भी गोली से तो कोई मारा जाता है। भाई, सेना के जवान के गोली से दुश्मन मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों के गोली से हमारे भाई बहन मारे जाते हैं। लेकिन आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब ऐसे कार्य को आप करेंगे, निश्चित तौर पे लोग सवाल उठाएंगे आपके खिलाफ। मनीष जी वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, अपनी बात तो हम रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि वो ब्रिटेन में अपोजिशन थोड़ी ना है। अगर ब्रिटेन में भारतीय मूल का कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठ रहा है, ये तो गर्व का पल है सर, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने वर्षों तक राज किया। अगर आज उस हुकूमत पर कोई भारतीय नागरिक बैठ रहा है, सर्वोच्च शिखर पर बैठ रहा है कोई भारतवंशी, फिर तो गर्व करने की बात है ना मनीष जी? तो रूप से गर्व करने की बात है। अभी एक समय था जब त्रिनिदाद में, टोबैगो में, मॉरिशस में शिवसागर राम गुलाम जी अपने राष्ट्रपति रहे। हमें यह समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो समझना पड़ेगा, ऋषि सुनक अपनी काबिलियत की वजह से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जब अंग्रेजों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब लिज ट्रस्ट ने सरेंडर कर दिया और कहा हम ब्रिटेन की स्थिति को नहीं सुधार सकते, तब वहां के 200 सांसदों ने यह तय किया कि हमें ऋषि सुनक जैसा काबिल आदमी चाहिए। यहां बात काबिलियत की है, यहां बात इसलिए नहीं है रिजर्व कर दो। अरे ये संख्या की वजह से अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नहीं बना है, ये काबिलियत की वजह से प्रधानमंत्री बना है। हाँ, हमारे देश में भी शिक्षा मंत्री, देश के लगातार 4-5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने। क्यों बने हम सब जानते हैं। सिर्फ सेक्युलरिटी मेंटेन करने के लिए, सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए बने। लेकिन वो वक्त अब बदल गया है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो काबिल है, अगर मनमोहन सिंह काबिल थे तो 10 साल बने। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति नहीं बने? क्या फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति नहीं बने? किस वजह से बने? आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो अपनी काबिलियत की वजह से बनी है, अपनी जाति की वजह से नहीं बनी है। यह बात इस देश के मुसलमानों को समझनी पड़ेगी। और अगर महबूबा मुफ्ती को लगता है कि अगर ब्रिटेन में मुसलमान हिंदू पीएम बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, तो आप चले जाइए इंग्लैंड और बनिए और वहां पहले सांसद का चुनाव जीतिए और वहां पर आप प्रधानमंत्री बनिए। कौन रोक रहा है आपको? सिवाय इसके कि आपका बंगला छिन रहा है, उसका दर्द बताने के आप ऋषि सुनक के नाम पर अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। मैं इस पर मोहम्मद अदनान से जवाब लूंगा, लेकिन दीपक विज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दीपक विज जी, शशि थरूर हो या फिर चिदंबरम साहब हो या महबूबा मुफ्ती हो, इनडायरेक्ट तौर पर वो समाजवादी पार्टी पर भी तंज कस गए कि 2012 में जब आप लोग सत्ता पर आए तब आजम खान को मुख्यमंत्री बनाने का मौका था, आप लोगों ने नहीं बनाया। 2022 में आजम खान साहब को नेता विपक्ष बनाने का मौका था सदन में, आप लोगों ने नहीं बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं और हमारे हिंदुस्तान के अविभाजित भारत के और अविभाजित पंजाब के मूल निवासी ऋषि सुनक जी को भी मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये विषय कौन उठा रहा है? मैं तो सीधा सीधा मानना है समाजवादी पार्टी के नाते भी और देशवासी होने के नाते भी। देखिए, ये बड़ी खतरनाक है। ये जो है ये टेनिस खेला जा रहा है। शशि थरूर की नस दब रही है, उन्होंने कहा तो आप ये बात कह दो। चिदंबरम की भी नस दब रही है, उन्होंने कहा ये बात कह दो। महबूबा मुफ्ती इनकी पार्टनर थी, इन्होंने उससे ये बातें कहलवाई। क्यों? ताकि देश विकास को भूल जाए, देश बेरोजगारी को भूल जाए, देश महंगाई को भूल जाए। इस मुद्दे पे बात करें। एक ब्रिटेन के अंदर एक बना है प्रधानमंत्री व्यक्ति, उसकी बहस यहां पे हो रही है कि मुस्लिम बने ना बने, अल्पसंख्यक बने ना बने। हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं जब भी इस देश में कोई अल्पसंख्यक बनेगा, या पहले बना है मनमोहन सिंह जी बने हैं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए थे, उसके बाद भी कोई बनेगा, उसका भी हम बाद में स्वागत करेंगे हमेशा। ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, ये जो लोग हैं ये बेसिकली ब्रिटेन के वो हैं। जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एक हो रहा है 1857 युद्ध के बाद, हिंदू मुस्लिम उन्होंने बांटना शुरू किया और जिन्ना के नाते उन्होंने
उन्होंने चीज़ों को लाए, फिर उन्होंने देखा ये मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, फिर उन्होंने संघ खड़ा किया ब्रिटेन ने, फिर वो वीर सावरकर को माफी देके वीर सावरकर को लाए। और अभी देखिए अखंड भारत की बात क्या कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 45 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर आ जाएं, और देशद्रोही मुसलमान, इस देश का मुसलमान नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश का मुसलमान जो है वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। बेसिकली ये तो ब्रिटेन के लोग हैं, ये अमेरिकन थ्योरी पे चल रहे हैं, ये देश को बांटने में चल रहे हैं, इनका ये काम है। कपिल मिश्रा, जिसने दिल्ली विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया कि वो एक महिला का पीछा करवाते थे, उस कपिल मिश्रा को इन्होंने बीजेपी में ले लिया, यानी कि कपिल मिश्रा ठीक बोल रहा था। आप देखिए ये जो लोग हैं ये चाहते हैं विकास पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो। मतलब बात किस पे हो? केवल चिदम्बरम साहब, शशि थरूर, महबूबा मुफ्ती देश को बांटना चाहते हैं। इस्लामिक हित, मुस्लिम हित के विरोध में शशि थरूर, चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, ओवैसी जैसे लोगों से कहीं मैंने मुस्लिम हितों की बात के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, मुझे मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। आप टॉलरेंट आदमी नहीं है, इतनी हद ना करो कि जनता पहचान ले तुम्हें। आप हमें बोलने दिए, चुप रहिए आप, और मैं अपने एंकर महोदय से भी करूंगा निवेदन कि इनको चुप कराइए, जब इनकी बारी आए तब बोले आप। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ये बताओ, ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठा के महंगाई, बेरोजगारी, ये जो देश में मध्यम वर्ग पे मार पड़ रही है, किसान पे मार पड़ रही है, मजदूर पे पड़ रही है, हमारे आप पे मार पड़ रही है, ये उससे हटा रहे। नोटबंदी देखिए क्या करा इन्होंने। मैं आपकी इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन वो वाला सवाल आप टाल गए। मैं आ रहा हूं सिंह साहब, वो वाला सवाल आप टाल गए। सिर्फ देश की बात क्यों, प्रदेश की बात क्यों नहीं? आपके पास भी तो मौका था ना आजम खां को मुख्यमंत्री बनाने का, आपने नहीं बनाया। बात ही नहीं करी, हम तो कह रहे हैं सबका स्वागत है। अमित जी जवाब सिंह साहब हमें बोलने दीजिए, सिंह साहब हमें बोलने दीजिए। ठीक है सिंह साहब, अभी उन्होंने सवाल मुझसे किया। ठीक है सिंह साहब, अगर आप बोलेंगे तो आपको नहीं बोलने देंगे। फिर दीपक जी आ गई, आपकी बात आ गई, आपका सवाल भी आ गया, आप जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, उन्होंने जवाब हमसे मांगा है, उन्होंने जवाब हमसे मांगा है। मैं अभी आपको बताता हूँ, सर एक सेकंड, ऐसे वन टू वन नहीं करते। गठबंधन कश्मीर में किसने किया? अच्छा और सुनिए, सीलमपुर में दंगे हुए, 53 आदमी मारे गए। अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया, अमित शाह ने इस्तीफा दिया क्या? दिल्ली में किसकी पार्टी है? दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंडर में, दिल्ली में पुलिस 53 आदमी मारे गए सीलमपुर के अंदर, इन्होंने हटवाया। ये देखिए जो सिंह साहब हैं, ये बिल्कुल इंटॉलरेंट आदमी है, इनसे पूछा नहीं पूछा मुझसे है। और ये देखिए कांग्रेस को समर्थन क्यों दिए? जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहां मारा, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया। हर उस आदमी के साथ इन्होंने गठबंधन किया जो देश विरोधी आदमी है। मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए ये मुझे बोलने नहीं देंगे, इसलिए ये हमें बोलने नहीं देंगे। एक सेकंड, ऐसे किसी की बात नहीं आएगी ना सर, ऐसे किसी की बात नहीं आएगी। एक सेकंड, आप दोनों लोग होल्ड कर जाइए, मैं बारी बारी से आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। ऐसे किसी की बात नहीं आएगी। सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी आपकी पूरी बात आ गई। सिंह साहब मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं। सिंह साहब, और मुसलमानों को कहते हैं छोड़ दीजिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, एसपी ने कहा, आपका गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? पी चिदम्बरम, अरे जिसने गलती उसे बंद करी आप। पी चिदम्बरम जिन्होंने बयान दिया है, लोग मारे गए, आज तक इस्तीफा नहीं हुआ गृह मंत्री का। आप ये देखिए, समर्थन किए आप। ये और ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन और अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लाके इस देश के 50 हिस्से करेंगे। आप देख रहे हैं इस देश के 50 हिस्से करेंगे, 50 की बात करते हैं, हिंदुओं का मंदिर बनता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, ऐसे वन टू वन करेंगे, किसी की कोई बात नहीं आ पाएगी। मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, तब तक थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग, थोड़ा शांत हो जाइए। मोहम्मद अदनान, यहाँ दीपक विज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग हैं जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें थरूर साहब भी हैं, इसमें चिदम्बरम साहब भी हैं, इसमें महबूबा मुफ्ती भी हैं, उनके बी टीम है वो। जो अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को थोड़ा अगेंस्ट बोलेगा या कुछ बोलेगा, वो तो देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो मारते रहते हैं। अरे सर, ये समाजवादी पार्टी के नेता है दीपक विज, वो कह रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी के देश को कहां से तोड़ने वाली बात है? अब आप एक एनआरसी और सीए को आप अपोज कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक एथनिक ग्रुप का वहां पर उसको यूके का बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बनाया, प्राउड मूवमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर साफ। अगर कोई आदमी जो देश को बांटने वाला प्राउड मूवमेंट लिखेगा उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, कि इंडियंस के लिए सेलिब्रेशन का लिखा हुआ है इसके ऊपर। आप ट्विटर पढ़े, ट्विटर पढ़ा ही नहीं किसी ने। अच्छी तरह ट्विटर पढ़े ना, फिर इंटरप्रेट करें इसको।
आज तक गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ये बताइए आप, सरकार आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, हटा देते हैं। ये देखिए प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दीपक विज, आप होल्ड कर दीजिए सर, आपकी पूरी बात आ गई। जब से आपने बोलना शुरू किया अभी तक आप चुप नहीं हुए। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप सिंह साहब मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद अपनी बात पूरी करिए। सिंह साहब, भारत के हो ही नहीं, एसएन सिंह साहब, आप मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद अपनी बात आप पूरी करिएगा। दीपक विज, प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। टीम पीसीआर, प्रदेश की जनता ने क्यों अस्वीकार किया? प्रदेश की जनता ने क्यों अस्वीकार किया? हिंदुओं का पलायन होने लगा था। सिंह साहब ऐसे नहीं, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं, आप सवाल तो सुन लीजिए। एसएन सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही है नहीं? मैं आपको ऑडियो भी डाउन करवा दूंगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। की बात करते हैं, ऐसे नहीं सबका चलेगा। साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। आप देखिए वाराणसी में घटना होती है। प्लीज दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। सब म्यूट है सिंह साहब, किसी की बात नहीं जा रही ऑन एयर, कोई नहीं सुन पा रहा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, ऐसे 1 to 1 करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग एक ही स्टूडियो में बैठे हुए हैं, दोनों की आवाज क्लैश कर रही है। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप दोनों लोग शांत हो जाएंगे, उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों के पास। मनीष जी, सवाल यह है, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है और एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देती है, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती है, तो सवाल यह खड़ा होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात पर यकीन कैसे किया जाए? शायद यही वजह है कि आज यह शंका जाहिर की गई है। आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए किस कैंडिडेट को टिकट देना है ये उनकी एक समिति डिसाइड करती है और वो कौन कैंडिडेट जीतेगा इस पर तय होता है। मैं भाजपा के प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अपनी जो समझ है उसके बारे से हिसाब से जवाब दे रहा हूं। अब अगर किसी सीट पर मुस्लिम बहुमत है, लेकिन दो अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियां या बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां अगर दो मुसलमान कैंडिडेट ला रही हैं, तो वो हिंदू कैंडिडेट लाके शायद जातिगत आंकड़ों को सेट कर रहे हैं। ये राजनीति है। लेकिन हमें देखना है क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में मुसलमानों को बड़ा पद देती है? क्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री ऐसे लोग मुसलमान बनते हैं? क्या मुसलमानों को किसी क्षेत्र की, राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है क्या? या राज्य के चुनावों में, प्रदेश के चुनावों में उन्हें टिकट मिलते हैं क्या? अगर इन सब के जवाब में से जवाब हाँ है, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन वही है तो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उदय हिंदू हितों के रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को इस तरीके से कैंपेन किया है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन क्या वो संविधान के बाहर चल रहे हैं? क्या वो किसी मुसलमान का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते? क्या उनसे मिलते नहीं? क्या वो कलाम को नहीं पूछते? क्या वो उनको सम्मान नहीं करते? अगर करते हैं तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है सर, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन देखिए भारतीय राजनीति में धर्म और जाति को अलग करके कभी देखा ही नहीं जा सकता है। लिहाजा हर समाज के लोग इस उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि उनकी नुमाइंदगी हो रही है या नहीं हो रही है। इस वजह से अविश्वास की खाई शायद व्याप्त है और इसी को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सिंह साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। देखिए, आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन न 2014 में, न 2017 में, न 2019 में, न 2022 में आपको एक भी अल्पसंख्यक चेहरा, आपको एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं मिला जिसको आप अपना प्रत्याशी बनाते। आपने ऐसा नहीं किया, शायद यही वजह है कि आज ये सवाल आज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अमित जी, देखिए 2014 में आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री थे कि नहीं थे? 2019 में मंत्री थे कि नहीं? उत्तर प्रदेश में मंत्री थे कि नहीं? और आज वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम समाज से मंत्री हैं कि नहीं? चूंकि हम धर्म और जाति देखकर कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए हमने अमित जी कहा हमारा सबसे सुंदर नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। चूंकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, कुछ एक धर्म के विकास की चिंता करते हैं, हम सभी धर्म के विकास की चिंता करते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा कानून लेकर आई है जो धर्म देखकर आगे बढ़ रही हो, जिसमें जाति देखा जाए, जिसमें क्षेत्र देखा जाए? लेकिन तमाम ऐसी पार्टियां काम करती थी। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, जो लोग मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे को अंजाम दिए रहते हैं उनको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वोट की राजनीति करनी होती है। जो वाराणसी में विस्फोट को अंजाम दिए रहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जो रामपुर में विस्फोट किए रहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि भाईचारा कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर लगभग 450 लोगों पे कार्रवाई हुई है तो 450 सभी धर्म और जाति के लोग हैं। हमने जो विकास का कार्य किया है वो सभी के लिए किया है। और मैं तो कह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती हों और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, सभी एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। मैं पूछूंगा, समाजवादी पार्टी के बड़े भाई हमारे साथ बैठे हैं, 10 साल आपने समर्थन किया, कब आप चाहते थे कि भारत का झंडा ऊंचा उठे?
कब आपने चाहा कि जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा लाल चौक पे फहरे? 370 पे हमेशा आप राग अलापते रहे कि हम लोकसभा में भी साथ देने के लिए आप तैयार नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, अमित जी, डे 1 से, जब हमारे 2 लोकसभा में लोग होते थे और जब आज हम पूर्ण बहुमत में, हमने कभी बदलाव नहीं किया, न 370 पे, न राम जन्मभूमि पे, न विकास, आपकी सारी बातों पर राष्ट्रवाद पे। सिंह साहब, आपके कई सारे सवाल आ गए, जवाब भी ले लेते हैं। मैं मोहम्मद अदनान आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक विज, अगर आप जवाब देना चाहें। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी जो इस देश में इस टाइम मुस्लिम पार्टी है वो है बीजेपी। मैं आपको बताऊं, मैं सब हिंदुओं से अपील करता हूं कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करें। उसकी वजह भी मैं बता रहा हूं, कारण भी देखिए, मैं बारी बारी बता रहा हूं कि देखिए, मैंने बताया, ये कह रहे हैं अखंड भारत, ये चाहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान इकट्ठे होकर अखंड भारत में आए और उनका प्रधानमंत्री बने। 377 पे इन्होंने कही। मुझे कश्मीरी मुसलमान ने ये बात कही कि हम 370 धारा इसलिए लगाना चाहते हैं, हमें हिंदुओं से डर नहीं है, हमें डर ये है कि बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, पूर्वांचल बिहार से जाए वो मुसलमान, वो कश्मीर का डेमोग्राफिक हिस्सा ना बिगाड़ दे। कहीं वो हमारे 68 लाख की केवल आबादी है, कहीं वो 2-4 करोड़ आके ना बस जाएं। ये उनकी सोच है। और इनकी सोच क्या है? ये तो चाहते हैं कि ये देखिए, ये ना बीएसएफ पे, आर्मी पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, रोहिंग्या देख लो, कहीं देख लो आप, कोई नहीं उन्होंने बाहर निकाला। और पिछले देखिए 370 धारा को लागू हुए करीब 2-2.5 साल हो गए। आप बताइए कितने हिंदू बसे वहां जाके कश्मीर के अंदर, कितने हिंदुओं ने जम्मू के अंदर जमीन खरीदी, कितने लोगों ने वहां पे क्या कहते हैं अपनी वो नागरिकता ली वहां पे? आप बताएं मुझे, एक भी व्यक्ति ने नहीं लिया। और ये मैं आपको, अभी इन्होंने एक वो कानून दिया था कि कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में 1 साल पुराना वोट बना सकता है, उस कानून को इन्होंने वापस ले लिया। ये लोग दोगले लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं, बताओ, ये ब्रिटेन और ऐसी भाषा का पैसे लेके और ऐसी परमिशन हम नहीं देंगे। नहीं, आप बीच में ना बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपके बीच में नहीं बोलते। दीपक विज, बिल्कुल बेकार। दीपक विज, ये ऐसे शब्द यहाँ पर नहीं चलेंगे इस मंच पर, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता इस बात के लिए। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर, असंवैधानिक शब्दों का आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। और ये आदमी जो देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए दीपक विज, ये नहीं चलेगा। अपनी बात रखिए लेकिन भाषाई मर्यादा में रहकर। हमारे पास समय का अभाव है। मोहम्मद अदनान, ठीक है, प्लीज दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। लेकिन दीपक विज, एक बात बिल्कुल सही तरीके से आप समझ लीजिए, न्यूज 18 के मंच पर भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना होगा। यहां भाषा के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसकी परमिशन हम नहीं दे सकते हैं। मोहम्मद अदनान, महबूबा मुफ्ती को जब अल्पसंख्यक की याद आती है तो क्या उस दौरान यह याद भी आती है क्या सर कि उसी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, उनके साथ जो शोषण हुआ, उनके साथ जो कत्लेआम हुआ, उसकी भी याद कभी उनको आती है नहीं? ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को स्वीकारा जा रहा है, ब्रिटेन में अल्पसंख्यक सर्वोच्च पद पर बैठ गया है, इस पर उनको खुशी है, पूरे देश को खुशी है। लेकिन क्या इस बात की तकलीफ भी है क्या कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, अल्पसंख्यक को भगा दिया गया? आपका जवाब। क्यों नहीं तकलीफ है? मुझे आप कोई एक ऐसी गवर्नमेंट बता दें क्या उन्होंने इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारी ये क्या कहते हैं इसका स्टेट के अंदर जो हमारी बनी थी, ये गवर्नमेंट बनी थी, किसने इस तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? मोहम्मद अदनान, आपने किसी अल्पसंख्यक चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर क्यों नहीं बिठा दिया? इतनी बार तो पीडीपी की सरकार रही वहां पर। जो भी बनेगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जिसको पब्लिक इलेक्ट करेगी। ये आप किसी अफसर के बेस पे आप नहीं बिठा सकते। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के, इसे ही सुविधा की राजनीति कहते हैं ना सर, इसे ही सुविधा की राजनीति कहते हैं कि ऋषि सुनक के बहाने आप यहाँ सीए और एनआरसी का जिक्र तो छेड़ दीजिए, मसला वही अल्पसंख्यक। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पर आपसे सवाल किया जाए तो वहां सुविधा की राजनीति करिए। आपने कहा कि उनको पीड़ा हुई ना, आपने कहा उनको पीड़ा हुई ना, उस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? आप बताएं, जितनी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट एक्सेप्ट महबूबा मुफ्ती, कितनी भी हमारे यहाँ जितनी गवर्नमेंट रही हैं, किसने नहीं किया? सेंटर तो सीधा कितनी पैकेजेस हमारे सेंटर के कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज को रहे हैं। आप तो डायरेक्ट कंट्रोल टोटली सेंटर के पास है। आज भी इनोसेंट कश्मीरी पंडित की किलिंग्स हो रही हैं सर। उनके सर से आपने घर छीन लिया, उनके अपनों का कत्लेआम कर दिया, उनको उनकी जमीन से खदेड़ दिया गया। आप सहानुभूति दिखाते रहिए, कभी बड़ा दिल दिखाकर कहते ना कि हम कश्मीरी पंडितों को बुला रहे हैं वापस कश्मीर में और उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा रहे हैं, वो नहीं किया आपने। और आज आप ऋषि सुनक के बहाने भारत को लोकतंत्र सिखा रहे हैं, ये नहीं चलेगा सर। स्वागत करिए, गर्व करिए कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान पर इतने सालों तक राज किया, आज उनके ऊपर एक भारतवंशी का राज शुरू हो रहा है। इस पर गर्व करिए, बजाय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की सियासत करने के। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मां बहस में इतना ही। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं शीनम के पास।
आप